तो देखो, हमने काफी सारे मिक्सचर पढ़े, सभी मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है हमने पढ़ा है ना। अब एक लास्ट मिक्सचर बचा है जिसको अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तुम्हें एक चीज तो पता चल गई होगी, जो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर नमक होता है, सॉल्ट वाटर है ना, सी वाटर। समुद्र के पानी से क्या बनता है? नमक। जिसके लिए एक मेथड बच्चा बच्चा जानता है, इवेपोरेशन, सुना होगा है ना। इवेपोरेशन टेक्निक काम करती है। देखो, इवेपोरेशन टेक्निक काम करती है और वो तुम्हें सोल्ट भी दे देगी। मतलब जब हम उस पानी पर, उस समुद्र के पानी पर इवेपोरेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो तुम्हें उससे सॉल्ट मिल जाएगा। लेकिन वो सॉल्ट ऐसा नहीं होता कि तुम उसको तुरंत ईटेबल फॉर्म में यूज करो, मतलब उसको खा सको, खाने लायक नहीं होता, खाने लायक वो सॉल्ट नहीं होता। दूसरी बात, उसके अंदर दुनिया भर की इम्प्योरिटीज, दुनिया भर के जर्म्स, बैक्टीरिया और भी बेमतलब की चीजें जो नुकसानदायक है वो पहले से उसके अंदर मिली भी होती है। तो क्वेश्चन ये है कि इवेपोरेशन मेथड इतना काम का नहीं है जितना काम का मेथड ये है जो अब मैं बताने वाला हूं। लेकिन फर्क ये है, क्वेश्चन ये कि इवेपोरेशन तो सिर्फ किस काम पर ध्यान देता है, वो जो सॉल्ट के अंदर पानी प्रेजेंट है ना, या नमक जिस पानी के अंदर घुला हुआ है, उस पानी को वो इवेपोरेट करने में हेल्प करता है। मतलब वो उस पानी को किस में बदलने में हेल्प करता है? भाप में। एक बार भाप में बदल गए बस उसका काम खत्म। तो इवेपोरेशन तो एक छोटे लेवल का प्रोसेस है और एक अधूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो ऐसे में हम इवेपोरेशन तो करेंगे नहीं। मुद्दे की बात यह है कि फिर ऐसा कौन सा मेथड हम यूज करें जिससे बिल्कुल सब्सटेंस को प्योर बनाया जाए। मतलब अभी तो ये इम्प्योर है। इम्प्योर क्यों? क्योंकि दुनिया भर की इसके अंदर इम्प्योरिटीज है, दुनिया भर की दूसरी चीजें हैं जिनको हम अपने खाने में, जिनको हम डायरेक्टली यूज में नहीं ले सकते। तो वो कौन सा मेथड है जो किसी भी सब्सटेंस को प्योर या शुद्ध बनाने में मदद करता है? तो उसके लिए तुम्हें अगला हेडिंग डालना है, अगला मिक्सचर पढ़ेंगे अब हम, जिसका नाम है, लिखो, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट, सेपरेशन फ्रॉम सॉल्ट फ्रॉम impure sample, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम impure sample। हाँ, सोल्ट कई तरह के होते हैं। फिलहाल यहां पर जो सोल्ट की बात हो रही है ब्रैकेट में लिख लेना, कॉपर सल्फेट। और ये सोल्ट ईटेबल नहीं होता है, ये वाला सोल्ट खाने लायक नहीं होता है। खाने लायक तो सिर्फ एकमात्र यही वाला सोल्ट होता है जिसे हम खा सकते हैं। हर एक सोल्ट को हम खाने लायक यूज नहीं कर सकते। तो सोल्ट के नीचे ये जरूर लिखना, कॉपर सल्फेट। अब मैं इसका मतलब समझा देता हूं, देखो, सेपरेशन ऑफ सोल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, मतलब तुम्हारे पास थोड़ा बहुत सैंपल ऐसा था जो क्या था? इम्प्योर। लेकिन उसकी उस इम्प्योरिटीज को अलग करना है, उसकी उस गंदी चीजों को, बेमतलब की मिलावट को अलग करना है। और क्या लेकर आना है? सॉल्ट लेकर आना है, वो भी प्योर फॉर्म में, शुद्ध और साफ फॉर्म में। मतलब तुम्हें बिल्कुल क्लियर क्या चाहिए? कॉपर सल्फेट चाहिए। तो ध्यान रखना, अब जो मैं मेथड बता रहा हूं, तुम्हें मालूम है ना, जब हम नमक की बात करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो ये मेथड है ना, ज्यादातर उन चीजों में काम करता है। छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं क्रिस्टल्स। तो उन छोटे छोटी चीजों के लिए काम करता है जो छोटी छोटे क्रिस्टल्स से बनी हुई होती हैं, ठीक है। और इसीलिए इसीलिए इस मेथड का नाम भी क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर उन्हीं सब्सटेंस में अप्लाई होता है जो चीजें किससे बनी हुई होती हैं? क्रिस्टल से, मतलब छोटी छोटी चीजों से बनी हुई होती हैं। तुमने देखा होगा अक्सर नाई की दुकान पर शेविंग करने के बाद एक फिटकरी नाम की चीज होती है। फिटकरी बिल्कुल दिखने में तो बर्फ की तरह लगती है, वो बर्फ की तरह, लेकिन वो बर्फ होती नहीं है। होता क्या है, जब शेविंग कर ली जाती है नाई की दुकान पर तो नाई लोग क्या करते हैं, वो फिटकरी जहां पर थोड़ा बहुत कट लग जाता है, ब्लेड का खून वगैरह निकल जाता है, तो वहां पर वो फिटकरी लगा देते हैं। उससे तो है
रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो फिटकरी उस चीज में हेल्प करती है। क्वेश्चन ये कि फिटकरी कैसे बनती है, तो ध्यान रखना फिटकरी को भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही बनाया जाता है। जैसे चीनी के टुकड़े होते हैं ना, बड़े बड़े शुगर के टुकड़े देखे हैं तुमने, चीनी के टुकड़े बड़े बड़े होते हैं इस तरह से, उसके उन टुकड़ों को छोटे छोटे क्रिस्टल्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब चीनी भी किससे बनी हुई होती है, क्रिस्टल से। नमक भी किससे बना हुआ होता है, क्रिस्टल से। फिटकरी भी किससे बनी हुई होती है, क्रिस्टल से। तो हर वो चीज जो क्रिस्टल से बनी हुई होती है, उसके लिए हम जर्नली उसकी इंप्योरिटीज को खत्म करने के लिए जर्नली हम कौन सा मेथड लगाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट लिखो, इस हेडिंग के लिए लिखो, टू सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट, टू सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट। बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग, कॉपर सल्फेट की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है। टू सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन impure sample, from an impure sample, to separate pure copper sulfate from an impure sample, from an impure sample we use crystallization, we use क्रिस्टलाइजेशन मेथड। स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है क्रिस्टलाइजेशन की, वी यूज क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो देखो इसमें हमारा आता है डबल एल, क्रिस्टलाइजेशन मेथड के लिए वी यूज क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो देखो क्वेश्चन ये नहीं है कि ये मेथड केवल उसी के लिए काम करता है जो जनरली क्रिस्टल से होते हैं, उसके लिए तो काम करता ही है, साथ ही साथ हर वो चीज जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज है, कुछ गंदी चीजें, कुछ बेमतलब की मिलावट हुई हुई है, तो उसकी उस मिलावट को हटाने के लिए या फिर सब्सटेंस को कैसा बनाने के लिए, प्योर शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो तुमने देखा होगा जब हम इवेपोरेशन करते हैं सी वाटर का, क्या कर देते हैं, इवेपोरेशन, तो तुम्हें सॉल्ट तो मिल जाता है, लेकिन वो सॉल्ट पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, उसके अंदर दुनिया भर की क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। तो क्वेश्चन ये कि उसकी इस इम्प्योरिटीज को कैसे हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो पेपर में कई बार आता है, आप क्या कहेंगे, इवेपोरेशन बेस्ट मेथड है सोल्ट को प्योर बनाने के लिए या क्रिस्टलाइजेशन बेस्ट मेथड है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए क्रिस्टलाइजेशन। क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन तो केवल सोल्ट बनाने का काम कर रहा है, उसे प्योर बनाने का काम नहीं कर रहा, जबकि क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट है। क्योंकि पता है क्रिस्टलाइजेशन के अंदर दोनों स्टेप आ जाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन में पहले इवेपोरेट किया जाता है, तब जाके क्रिस्टलाइजेशन लगाया जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन एक कंप्लीट मेथड है और इवेपोरेशन एक इनकम्प्लीट मेथड है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। अब लिखो नंबर 2, इसी मेथड के अंदर चल रहा है नंबर 2। अब मैं एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं, लिखो फॉर एग्जांपल द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, फॉर एग्जांपल the separation of salt, the separation of salt from sea water। मतलब अगर हम सॉल्ट को सी वाटर से सेपरेट करना चाहते हैं, द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय रिमूविंग, और हमें क्या रिमूव करनी पड़ेंगी, उसकी इम्प्योरिटीज, by removing many impurities, by removing many impurities, by using crystallization method, by using crystallization method।
तो तुम्हें बातें समझ में आ गई होंगी कि आखिर हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का कैसे और कब इस्तेमाल करते हैं, कब करते हैं ये पता चल गया हो, कैसे करते हैं ये तो खैर अभी मैंने एक्सप्लेन ही नहीं करा है। मतलब जब भी हमें कोई ऐसा सॉलिड निकालना है प्योर फॉर्म में, उसकी इम्प्योरिटीज को अलग करना है, दो पहली बात है ना, किसी भी सॉलिड की इम्प्योरिटीज को अलग करना है पहली बात, अगर वो सॉलिड क्रिस्टल में है दूसरी बात, तीसरी बात ये तब जाके हम क्या लगाएंगे उसके अंदर, क्रिस्टलाइजेशन। देखो नंबर 1 उसकी इंप्योरिटीज को अलग करना चाहते हो, दूसरी चीज वो सॉलिड किससे बना हुआ है, क्रिस्टल से बना हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है, क्रिस्टल्स पीसेस से बना हुआ है, ठीक है। तब तुम दोनों कंडीशन के बाद इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 3 लिखो नोट के अंदर, नंबर 3 लिखो, हेडिंग यही चल रहा है, लिखो। अब मैं लिखवा रहा हूं क्रिस्टलाइजेशन की एक कंप्लीट डेफिनेशन, लिखो। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट separates a pure solid, that separates a pure solid that separates a pure solid, a pure solid in the form of crystals, in the form of crystals। मतलब वो उसके क्या बना देता है, क्रिस्टल्स बना देता है, छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। मान लो नमक का इतना बड़ा पहाड़ सा था, अब इतना बड़ा पहाड़ के अंदर दुनिया भर की क्या भरी हुई होंगी, इंप्योरिटीज। तो इतने बड़े पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में क्रिस्टल्स में बदलने का काम कौन मेथड करता है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। दूसरी चीज वही वाली, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि क्रिस्टलाइजेशन बेटर मेथड है या इवेपोरेशन, तो तुम्हें बताना है क्रिस्टलाइजेशन। ये बात तुम नंबर 4 में लिख लो, लिखो। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, टेक्निक की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन। Crystallization technique is better than, crystallization technique is better than simple evaporation, simple evaporation। सिंपल इवेपोरेशन। तो देखो जनरली इसकी एप्लीकेशन मतलब हम इस मेथड का और कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि हम इस मेथड का कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार इसकी एप्लीकेशन आ गई है पेपर में, तो तुम लिख सकते हो। तो लिखो, अगला सब हेडिंग बना दो, एप्लीकेशंस। और किसकी, भाई यही हेडिंग चल रहा है, क्रिस्टलाइजेशन, और किसकी, लिखो पहली, फर्स्ट वन लिखो, टू प्योरीफाई सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, टू प्योरीफाई सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। प्योरीफाई का मतलब होता है शुद्ध करना, मतलब अगर हम सॉल्ट के अंदर की इंप्योरिटीज को हटाना चाहते हैं, हम उसे क्या करना चाहते हैं, शुद्ध, तो उस केस में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। टू प्योरीफाई सॉल्ट, टू प्योरीफाई सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन लिखो, वही फिटकरी वाला, मैंने बताया था ना नाई के पास क्या रखी हुई होती है, फिटकरी, जो वो हमारे जहां पर कट लग जाता है ब्लेड का शेविंग करते समय, तो वहां पर वो उसको लगा देते हैं तो कुछ रिलीफ मिल जाता है, खून नहीं निकलता है ना, एक तरीके से टेम्परेरी केयर हो जाती है। तो लिखो, टू सेपरेट क्रिस्टल्स ऑफ, टू सेपरेट
क्रिस्टल्स ऑफ एलियम, एलियम बोलो या एलम बोलो, इसको सिंपल भाषा में लिख लेना ब्रैकेट में, फिटकरी, इसी को बोला जाता है फिटकरी। टू सेपरेट क्रिस्टल्स ऑफ एलियम, मतलब अगर हम एलियम के क्रिस्टल्स को सेपरेट करना चाहते हैं, उसको प्योर बनाना चाहते हैं, तब भी हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। टू सेपरेट क्रिस्टल्स ऑफ एलियम, ब्रैकेट में लिख लेना फिटकरी, crystals of alum from impure samples, from impure samples, from impure samples। तो अगर तुम्हारे पास इम्प्योर फिटकरी है तो तुम उसको प्योर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो देखो अब हमने सारी चीजें पढ़ ली, मतलब सारे मिक्सचर पढ़ लिए, कैसे सेपरेट होते हैं ये भी हमने सीख लिया। अब चैप्टर का अगला टॉपिक है, ठीक है, अब मिक्सचर खत्म। अब अगला हेडिंग डालना फिजिकल, अगला हेडिंग है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो नया हेडिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझोगे तो। देखो जब भी हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं ना, दो चेंज पढ़ने हैं हमें, एक तो पढ़ना है फिजिकल चेंज और एक पढ़ना है केमिकल चेंज। जब भी हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो फिजिकल चेंज का लेना देना स्टेट से होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। फिजिकल चेंज कहने का मतलब उसका लेना देना, उसका रिलेशन किससे होता है, स्टेट से। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो तुमने फ्रिज से निकाली आइस, बताओ इस समय उसका क्या स्टेट है, सॉलिड, है ना। कुछ देर तक तुमने उसे टेबल पर छोड़ दिया, बताओ क्या सॉलिड बनी रहेगी, मतलब क्या वो बर्फ बनी रहेगी, नहीं। आइस से क्या तैयार हो जाएगा, वाटर, और बताओ वाटर का मतलब क्या है, लिक्विड ना। बताओ क्या उसका स्टेट चेंज हो गया, बिल्कुल हो गया। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्या उसका फिजिकल चेंज हुआ, बिल्कुल, मैंने बताया था ना, फिजिकल मतलब जब उसका स्टेट बदलता है। तो बताओ सॉलिड से लिक्विड बन गया ना, तुमने क्या करा, इसको तुमने उबालने रख दिया गैस पर, मतलब क्या करना शुरू कर दिया, बॉईल। बताओ बॉईल करने के बाद धीरे धीरे इससे क्या बनने लगेगी, वेपर, मतलब इसका स्टेट फर्दर बदल गया। अब इसका स्टेट क्या हो गया, गैस। तो ध्यान रखना, जब एक सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बदलता है तो उसका ये चेंज क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कहने का मतलब ये है कि सब्सटेंस तो वो ही रहता है, देखो यहां पर भी पानी था, ये भी पानी माना जाएगा, और भाप भी क्या होता है, पानी ही होती है, मतलब सब्सटेंस तो वही है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, सब्सटेंस तो सेम है लेकिन उसका स्टेट बदल गया, सब्सटेंस सेम है लेकिन उसका स्टेट बदल गया। तो ध्यान रखना, यहां पर भी पानी चल रहा था, यहां पर भी पानी चल रहा था, यहां पर भी पानी चल रहा था, तो स्टेट बदल रहा है, सब्सटेंस सेम होता है, तब माना जाता है फिजिकल चेंज। ध्यान से सुनो, सब्सटेंस वही चलता रहता है, हर बार उसका क्या बदलता रहेगा, स्टेट बदलता रहेगा, तो फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बन जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम्हारे पास एक लकड़ी थी, वुड का टुकड़ा था, लकड़ी, ठीक है। बताओ जब इसको जलाओगे, जलाने के बाद राख बन जाएगी ना, जलाने के बाद क्या तैयार हो जाएगी, इसकी ऐश, राख बन जाएगी। जलाने से पहले लकड़ी थी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जलाने से पहले लकड़ी थी, जलाने के बाद क्या बन गई, राख। क्या सब्सटेंस बदल गया, बिल्कुल बदल गया। लकड़ी में और राख में फर्क होता है, राख अलग चीज है और लकड़ी अलग चीज है। लकड़ी का नेचर और लकड़ी एक सब्सटेंस अलग है और राख होना अलग है। राख मतलब पाउडर, काला पाउडर बन चुका है उसका। तो ध्यान रखना, केमिकल चेंज का मतलब है जब कोई नया सब्सटेंस बनता है,
क्या फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस बना था? नहीं बना था। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बना था। एक एग्जांपल और देता हूं। बताओ, जब तुम किसी चीज को फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास पेट्रोल है, तुम्हें मालूम है ना पेट्रोल होता है, गाड़ी वगैरह चलती है, कार चलती है, स्कूटर चलता है, बाइक चलती है, पेट्रोल से चलती है। तो जब उसके अंदर पेट्रोल डला हुआ होता है, तुम्हें मालूम है जब हम स्टार्ट करते हैं तो धुआं बनकर बाहर निकलता है। वो धुआं और क्या होता है? वो पेट्रोल ही तो होता है। अंदर ही अंदर साइलेंसर के अंदर क्या होता रहता है? पेट्रोल जलता रहता है धीरे धीरे। पेट्रोल क्या होता है? लगातार जलता रहता है। और पेट्रोल से क्या निकलता है? पेट्रोल से बाहर क्या निकलता है? फोग। फोग का मतलब है स्मोक। अच्छा खासा क्या निकलता है उसके अंदर? स्मोक, धुआं निकलता है। तो मुझे बताओ, क्या कोई नया सब्सटेंस बना? बिल्कुल। पेट्रोल एक अलग चीज है और धुआं एक अलग चीज है। क्या ये धुआं अभी भी पेट्रोल है? अब ये पेट्रोल नहीं है। किसी से बोलोगे ना, देख वो जो आसमान में धुआं उड़ रहा है वो मेरी बाइक का पेट्रोल है, वो बेवकूफ और बताएगा क्या बात कर रहा है यार, है ना? ऐसा नहीं होता। पेट्रोल एक अलग लिक्विड सब्सटेंस है और जब वो जलने के बाद धुआं बन जाता है तब एक अलग सब्सटेंस है। मतलब फिर से जलाने के बाद एक नया सब्सटेंस बन गया। जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है तो उस केस में, जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है तो उस केस में वो चेंज कैसा चेंज होता है? केमिकल चेंज। उम्मीद है तुम्हें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती जा रही है। ध्यान रखना, थोड़ा सा हैवी टॉपिक होता है लेकिन समझ में आ जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हुई? थोड़ी बहुत तो हो गई होगी। लिखो नंबर 1 पॉइंट पहले लिखो। आइस बर्फ होती है ना, आइस, वाटर एंड वेपर। आइस, वाटर एंड वेपर। आइस, वाटर एंड वेपर आर केमिकली, बोर्ड पे देखो, आइस, वाटर, वेपर, ये जो तीनों चीजें, ये तीनों की तीनों चीजें केमिकली तो सेम है। तुम पूछोगे भैया केमिकली कैसे सेम है? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, क्या आइस के अंदर भी वही केमिकल नहीं है जो पानी में? आइस में क्या होता है? पानी। वाटर भी क्या होता है? पानी। वेपर भी क्या होता है? पानी। तीनों के अंदर अभी भी पानी ही है। मतलब उनका जो केमिकल सब्सटेंस है, उनका जो बेसिक सब्सटेंस है, वो तो अभी भी सेम है। लेकिन क्या तीनों का स्टेट सेम है? नहीं, तीनों का स्टेट अलग है। मतलब उनका स्टेट फिजिकली कैसा है? डिफरेंट। कैसे? ये होता है सॉलिड, ये होता है लिक्विड, ये होता है गैस। मतलब तीनों का फिजिकल स्टेट तो अलग है लेकिन तीनों का केमिकल सब्सटेंस सेम है। यहां पर भी पानी, यहां पर भी पानी, यहां पर भी पानी, पानी पानी। ठीक है, तो लिखो, आइस, वाटर एंड वेपर आर फिजिकली डिफरेंट। आइस, वाटर एंड वेपर आर फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सेम। देखो, पहले मैं केमिकली बोल रहा था ना, कोई बात नहीं, मैंने पहले फिजिकली बोल दिया। अब दोबारा से सुन लो ध्यान से। आइस, वाटर एंड वेपर आर फिजिकली डिफरेंट, बोर्ड पे देखो, फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सेम। फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सेम, बट केमिकली सेम। मतलब उनका केमिकल सब्सटेंस सेम है, फिजिकली अलग है। बोर्ड पे देखो। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं वाटर और ऑयल, वाटर और ऑयल, चलो पहले इसको हटा देते हैं, अब लिख देते हैं इन्हीं की जगह। बोर्ड पे देखो, एक सब्सटेंस है वाटर और एक सब्सटेंस है ऑयल। मुझे बताओ दोनों का स्टेट कैसा होता है? पानी लिक्विड में होता है, ऑयल लिक्विड में होता है। दोनों के दोनों लिक्विड है, मतलब दोनों का दोनों फिजिकली कैसे हैं? सेम, क्योंकि दोनों का स्टेट कैसा है?
लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, ऑयल भी लिक्विड, लेकिन क्या इनका केमिकल सब्सटेंस भी सेम है? नहीं, केमिकल सब्सटेंस अलग है। ये आग नहीं लगा सकता, इसमें आग थोड़ी ना लग पाएगी, ऑयल बहुत आसानी से आग लगा देगा। ये धुएं में नहीं बदल सकता जलने के बाद, क्योंकि जलेगा ही नहीं, ये धुएं में बदल जाएगा। पानी को किसी भी फॉर्म में देखो पानी ही रहेगा, लेकिन ऑयल को जलाने के बाद ऑयल नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? धुआं, है ना। तो दोनों के दोनों फिजिकली तो सेम है, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, लेकिन इनका जो सब्सटेंस है ना, उस सब्सटेंस में जमीन आसमान का फर्क है। जो प्रॉपर्टी पानी में पाई जाती है वो प्रॉपर्टी ऑयल में नहीं पाई जाती, और जो प्रॉपर्टी ऑयल में पाई जाती है वो प्रॉपर्टी पानी में नहीं पाई जाती। सबसे बड़ी बात, ये हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है और ये हीट प्रोड्यूस करता है। ये हीट को बढ़ाने में हेल्प नहीं करेगा पानी, बल्कि बुझाने में मदद करेगा, और ये आग को बढ़ाने में मदद करेगा। तो तुम समझ गए ना, इनका जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इन दोनों का स्टेट कैसा है? इन दोनों का स्टेट सेम है। मतलब फिजिकली तो ये सेम है, लेकिन केमिकली ये क्या है? डिफरेंट है। बात समझ में आ रही होगी। लिखो नंबर 2, लिखो वाटर एंड कुकिंग ऑयल, वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर फिजिकली सेम। वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर physically same but chemically different, अगर वो कोई से भी 2-3 सब्सटेंस देते हैं टेस्ट में या पेपर में, तो तुम अब बता पाओगे ना कि वो केमिकली सेम है या नहीं, फिजिकली सेम है या नहीं, है ना। अब हम जब हमें दोनों के बारे में इतनी नॉलेज हो ही गई है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कई बार आ चुका है पेपर में, कि फिजिकल चेंज का क्या मतलब होता है और केमिकल चेंज का क्या मतलब होता है। तो देखो, मैं तो दोबारा नहीं बना रहा, मैं इसी हेडिंग को बदल कर लिख रहा हूं। तुम अगला हेडिंग डालो, लिखो, मैंने इसके आगे लगा दिया डिफरेंस। ये DIFF लिखा है, तुम्हें पूरा लिखना है। लिखो, मैं बोल रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, मतलब दोनों के बीच में तुम्हें फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में क्या बनाना है? एक डिफरेंस बनाना है, ठीक है। तो देखो, बढ़िया रहेगा कि तुम टेबुलर फॉर्म में बनाओ अपने रजिस्टर में। अगर स्केल है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से तुम टेबल बना लेना। जब भी पेपर में या टेस्ट में डिफरेंस बताओ, क्वेश्चन अगर आ जाता है डिफरेंस पूछने को, तो हमेशा डिफरेंस टेबल में बनाओ, ठीक है। तो लिखो यहां पर, इधर तो आएगा फिजिकल चेंज और इधर आएगा केमिकल चेंज। लिखो नंबर 1, पहला डिफरेंस। पहले ये बना लो फटाफट, अगर नहीं बन पाया तो वीडियो पॉज करके बना सकते हो, ठीक है। अब लिखो नंबर 1। तो मुझे बताओ, जब मैं तुम्हें फिजिकल चेंज बता रहा था, मैंने तुमसे कहा था कि आइस से वाटर बन गया, वाटर से वेपर बन गया। क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा था? नहीं, सब्सटेंस वही था, स्टेट बदल रहा था। बार बार सब्सटेंस तो वही चल रहा है, यहां पर भी पानी है, यहां पर भी पानी है, यहां पर भी पानी है, लेकिन उसका क्या बदल रहा था? बार बार स्टेट। तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। जैसे मैंने बोला था, लकड़ी को जलाने पर राख बन जाती है ना, पेट्रोल को जलाने पर धुआं बन जाता है। तो ये नए सब्सटेंस थे, जिसका पुराने सब्सटेंस से कोई लेना देना नहीं था। पुराना सब्सटेंस एक अलग चीज होती है और नया सब्सटेंस एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो लिखो पहला कि यहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और यहां पर नया सब्सटेंस बनता है। तो लिखो फिजिकल चेंज के लिए नंबर 1 लिखो, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंस not produced, during a physical change
न्यू सब्सटेंस नॉट प्रोड्यूस्ड, न्यू सब्सटेंस नॉट प्रोड्यूस्ड, मतलब कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड नहीं हो पाता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। न्यू सब्सटेंस नॉट प्रोड्यूस्ड। अब उधर लिखो, उधर का तुम खुद बना सकते हो, लिखो ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस is produced, during a chemical change new substance is produced। नंबर 2 लिखो। तो बताओ, जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं, बर्फ से पानी बनाया, पानी से वेपर बनाई, क्या वापस पानी से बर्फ नहीं बना सकते? भाई बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये जो चेंज होता है ना, ये चेंज टेम्परेरी है। अगर अभी बर्फ बनी हुई है तो ये नहीं जिंदगी भर वो बर्फ ही बनी रहेगी। फ्रिज से जैसी बर्फ निकाल के टेबल पे रखोगे, कुछ देर बाद वो क्या बन जाएगा? पानी। और अगर पानी वहां से उठा करके गैस पे रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा? वेपर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिजिकल चेंज होता है ना, ये टेम्परेरी होता है, जिंदगी भर के लिए नहीं होता, टेम्परेरी। अभी कोई सॉलिड है तो कुछ देर बाद लिक्विड है, कुछ देर बाद लिक्विड है तो कुछ देर बाद गैस है। तो फिजिकल चेंज तो टेम्परेरी होते हैं, लेकिन केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, बताओ क्या ऐसा होता है पेट्रोल जलने के बाद तो स्मोक बन गया था, धुआं बन गया था, वापस उसको पेट्रोल बनाया जा सकता है? नहीं, ये परमानेंट है। धुआं बन गया तो बन गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। लकड़ी को जलाने पर राख बन गई तो बन गई, बस, कभी कुछ नहीं बदल सकते। केमिकल चेंज परमानेंट होता है, कभी नहीं बदला जा सकता, और फिजिकल चेंज बदला जा सकता है। तो लिखो नंबर 2, अ फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी, अ फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी। टेम्परेरी की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है। अ फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी, मतलब जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है। विशेष सूचना, यदि वीडियो के दौरान तुम कोई बात करते हो, बातें करने की वजह से यदि कोई टॉपिक या कोई बात छूट जाती है तो वीडियो को रिपीट या बैक नहीं किया जाएगा। उस स्थिति में वो टॉपिक तुम्हारा छूट जाएगा। यदि बात करते हुए मैं तुम्हें देख लेता हूं तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। तो अब केमिकल चेंज के लिए लिखो सेकंड डिफरेंस। तो देखो, केमिकल चेंज परमानेंट होता है, तो लिखो अ केमिकल चेंज इज परमानेंट, अ केमिकल चेंज इज परमानेंट। तो केमिकल चेंज हमारा परमानेंट होता है, जबकि फिजिकल चेंज टेम्परेरी होता है। अ केमिकल चेंज इज परमानेंट। दूसरी चीज, वही वाली बात, मुझे बताओ क्या आइस से वाटर और वाटर से आइस बनाया जा सकता है ना? मतलब तुम आगे की डायरेक्शन में भी प्रोसेस कर सकते हो और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसेस कर सकते हो। मतलब पानी से बर्फ और बर्फ से पानी, रिवर्स। मतलब किसी प्रोसेस को उल्टा करना है तो कर सकते हैं। क्या आप केमिकल चेंज में कर सकते हैं? मुझे बताओ, एक बार लकड़ी जल गई, राख से वापस लकड़ी बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। पेट्रोल जल गया, क्या धुएं से वापस पेट्रोल बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो वहां पर रिवर्स नहीं किया जा सकता है। फिजिकल चेंज में रिवर्स कर सकते हैं, केमिकल चेंज में रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो लिखो तीसरा डिफरेंस, लिखो अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है उल्टा किया जा सके, मतलब उसे वापस डायरेक्शन में लाया जा सके। तो लिखो अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल।
मतलब फिजिकल चेंज हमारा वापस कन्वर्ट किया जा सकता है। अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। और उस साइड लिखो केमिकल चेंज में, अ केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। तो बोर्ड पे देखो इरिवर्सिबल कैसे लिखना है, रिवर्सिबल तो लिखा हुआ था, स्टार्टिंग में बस IRO लगाना है। ये चीज इरिवर्सिबल इसे कहते हैं। इरिवर्सिबल रिवर्सिबल का उल्टा होता है। अ केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल, मतलब उसको हम वापस नहीं बदल सकते हैं। अ केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। अब मुझे बताओ, जब तुमने आइस निकाली, बर्फ निकाल के टेबल पे रखी और वो पानी में बदल गई, तो क्या बहुत टेम्परेचर लगाया? दुनिया भर की हीट अप्लाई करी? नहीं, दुनिया भर की तो हीट नहीं लगाई। दुनिया भर की तुमने हीट नहीं लगाई और वैसे ही काम चल गया। इसका मतलब ये हुआ, फिजिकली अगर सब्सटेंस को चेंज करना है ना, मतलब किसी सब्सटेंस का अगर तुम्हें सॉलिड बदलना है तो ज्यादा हीट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन केमिकल चेंज के लिए जरूरत पड़ती है। अगर तुम पेड़ जलाना चाहते हो, अगर लकड़ी जलाना चाहते हो, तो लकड़ी को काट कर अपने कमरे में रखोगे और जल जाएगी? सीधा तुम्हें क्या लगानी पड़ेगी? आग लगानी पड़ेगी माचिस से उसके अंदर, जिसमें दुनिया भर की हीट होती है ना। तो कहने का मतलब ये कि अगर केमिकली चेंज करना है तो सब्सटेंस के अंदर बहुत ज्यादा हीट लगानी पड़ती है, और अगर फिजिकली चेंज करना है तो इतने अमाउंट में हीट नहीं चाहिए जितने अमाउंट में यहां पर चाहिए होती है। तो चौथा और लास्ट डिफरेंस लिख लो, बस लिखो फोर्थ। मतलब यहां पर बहुत ही कम हीट चाहिए और यहां पर बहुत ज्यादा हीट चाहिए, तो इधर लिखो फिजिकल के लिए लिखो इट रिक्वायर्स। रिक्वायर्स का मतलब होता है जरूरत, मतलब यहां पर बहुत ही कम जरूरत होती है हीट की, तो लिखो इट रिक्वायर्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है रिक्वायर्स। इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल अमाउंट। इट रिक्वायर्स very little amount of heat. It requires very little amount of heat. Very little amount of heat, मतलब बहुत ही कम हीट चाहिए। Very little amount of heat। अब उस साइड लिखो, यहां पर बहुत चाहिए, तो लिखो it requires large amount of heat. It requires large amount of heat. It requires large amount of heat. तो देखो, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था प्योर सब्सटेंस की बात बाद में आएगी, तो प्योर सब्सटेंस की बात अब आई है चैप्टर के एंड में। तो स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस। जिस जो नाम इस चैप्टर का था उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस। तो देखो, प्योर सब्सटेंस की बात मैंने स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत बताई थी कि प्योर सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें किसी एक पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स। तो देखो, अगर प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं तो उस सब्सटेंस की एक फॉर्म बनती है एलिमेंट्स। अभी मैं बता दूंगा एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एलिमेंट्स, अभी मैं बताऊंगा क्या होते हैं एलिमेंट्स, पहले समझो। एक तो होते हैं एलिमेंट्स, और एक प्योर सब्सटेंस की दूसरी फॉर्म होती है कंपाउंड्स। दूसरी फॉर्म क्या होती है? कंपाउंड्स होती है। तो एक चीज का और ध्यान रखना, प्योर सब्सटेंस तो एलिमेंट ही होते हैं, कई सारे एलिमेंट को मिलाकर कंपाउंड बना दिया जाता है। ध्यान से सुनो, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस एक प्योर सब्सटेंस है, ऑक्सीजन गैस एक प्योर सब्सटेंस है, और दोनों के दोनों क्या माने जाते हैं? एलिमेंट। दोनों के दोनों क्या माने जाते हैं? एलिमेंट।
लेकिन अगर मैं इन दोनों एलिमेंट को मिला दूं और क्या बना दूं, H2O, तो मैं मालूम है ना किसका सिंबल होता है, H2O होता है हमारे वाटर का सिंबल। तो ध्यान रखना, जब तुमने दोनों को मिला दिया तो मिलाने पर अब ये बन चुका है कंपाउंड, समझ गए ना। मतलब जब तुम एक से ज्यादा एलिमेंट को मिलाते हो, एक से ज्यादा एलिमेंट को मिलाते हो तो मिलाने पर क्या बन जाता है, कंपाउंड। तुम सोच रहे होंगे भैया आप कह रहे हो मिलाते हो, मिलाने का मतलब तो मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर को ही कंपाउंड कहते हैं। मिलाने का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। तो ध्यान रखना, मैं जो यहाँ पर कह रहा हूं ना मिलाने का काम, मिलाने का काम ये मत सोचो मिक्सचर, मिक्सचर में और कंपाउंड में फर्क है। देखो मैं मानता हूं मिक्सचर का मतलब भी होता है मिक्स करना, मिलाना, और कंपाउंड के अंदर भी मैंने दो सब्सटेंस को क्या कर दिया है, मिक्स, है ना। मैं H2O को क्या बता रहा हूं, कंपाउंड, लेकिन दोनों में फर्क है। मिक्सचर होता है किसी भी चीज को किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो, एनी प्रोपोर्शन, जितनी मर्जी चीनी लो, जितना मर्जी पानी लो, मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो होगा मिक्सचर। जितनी मर्जी हाइड्रोजन लो, जितनी मर्जी ऑक्सीजन लो, मिला दो, वो होगा मिक्सचर। लेकिन कंपाउंड तब बनता है जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी एक प्रोपोर्शन में मिलाएंगे। अभी समझ में आएगा। देखो तुम्हें ये मालूम है ना वाटर का सिंबल ये होता है, तुम्हें ये भी मालूम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल ये होता है। अभी थोड़ी देर के लिए इनको हटा देते हैं, पहले कंपाउंड पे फोकस करो। बच्चों को ना अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि कंपाउंड और मिक्सचर अलग अलग कैसे है। कंपाउंड में भी एक से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, मिक्सचर में भी एक से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं। यहाँ पर भी मिलाया गया है, यहाँ पर भी मिलाया गया है, तो क्यों इसको मिक्सचर बोला जाता है और उसको कंपाउंड बोला जाता है, इसको प्योर क्यों नहीं बोला जाता, उसे प्योर क्यों बोला जाता। तो ध्यान से सुनो, मैं मानता हूं यहाँ पर भी सब्सटेंस मिलाए गए, यहाँ पर भी मिलाए गए हैं, यहाँ पर भी सब्सटेंस को जब हम मिलाते हैं तो एक से ज्यादा है, यहाँ पर भी सब्सटेंस को जब मिलाते हैं तो एक से ज्यादा। लेकिन एक चीज का फर्क है, यहाँ पर प्रोपोर्शन मैटर नहीं करता, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो, जितना मर्जी मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ मिक्सचर है। लेकिन अगर एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाओगे ना तो वो कंपाउंड बनेगा। देखो कैसे, तुम्हें मालूम है वाटर का सिंबल H2 होता है, बताओ क्या ये भी वाटर का सिंबल होता है, ये नहीं होता। क्यों, क्योंकि तुम्हें बचपन से एक बात मालूम है, हाइड्रोजन की अगर दो एटम हैं तो ऑक्सीजन के एक एटम जोड़ने ही पड़ेंगे। मैं तुम्हें बताता हूं, ये जो नंबर डाला हुआ होता है ना नीचे, ये 2 और 1, ये मालूम है क्या होता है, ये होते हैं एटम्स। एटम्स के बारे में मैं तुम्हें चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में प्रॉपर समझाऊंगा, लेकिन अभी से जरा मेरी इस बात को सुनो। ये जो नीचे डिजिट लिखी हुई होती है ना, ये होते हैं इनके एटम्स। तो देखो तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए कि जब तुम हाइड्रोजन के दो एटम मिलाओगे और ऑक्सीजन का एक एटम मिलाओगे तभी वाटर बनेगा, वरना कभी वाटर नहीं बन सकता। ये प्रोपोर्शन इसका फिक्स है, गारंटी है। वाटर बनाना है तो दोनों के इतने इतने एटम मिलाने पड़ेंगे। ये नहीं कि तुम किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दोगे, जिस प्रोपोर्शन में जैसे चले आ रहे हैं वैसे ही मिलाने पड़ेंगे। एक एग्जांपल देखो, अभी भी लिखा है बोर्ड पे, तुम्हें मालूम है बचपन से तुमने सुना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल ये होता है। क्या कभी ये सुना है कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल? नहीं, ये तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम ये बात जानते हो कार्बन का एक एटम तो ऑक्सीजन के दो एटम ही चलेंगे, इनके अलावा कभी भी कार्बन नहीं बनने वाली। कार्बन का एक है तो एक ही रहेगा, ऑक्सीजन का दो है तो दो ही रहेगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगी। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड कभी तैयार नहीं होगी, वरना वो कुछ और तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इनका ये प्रोपोर्शन फिक्स होता है, ऐसे ही नहीं होता है भी कि कोई सा भी प्रोपोर्शन मिला दो बन गया कंपाउंड, समझ रहे हो ना। मिक्सचर का मतलब किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो, और कंपाउंड मतलब जो प्रोपोर्शन चला आ रहा है, जो प्रोपोर्शन बनाए गए उसी के हिसाब से बनाओगे तो ही कंपाउंड बनेगा। मजे मजे में मिला दिया तो वो मिक्सचर बनेगा, तो वो क्या बनेगा, मिक्सचर। अब तुम्हें थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही होंगी कंपाउंड के बारे में और मिक्सचर के बारे में, और जब मैं तुम्हें चैप्टर 3 करा दूंगा तो तुम्हें उससे और बातें समझ में आएंगी। लेकिन कंपाउंड से पहले अभी हमें पढ़ने हैं एलिमेंट्स। तो देखो प्योर की दो फॉर्म होती है, एलिमेंट और कंपाउंड। कई सारे एलिमेंट को मिलाकर क्या बना दिया जाता है, कंपाउंड।
अब तो बात क्लियर हो गई ना, मैं मिलाने के लिए बोल जरूर रहा हूं, लेकिन हर एक प्रोपोर्शन में नहीं मिला सकते हो, एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिला सकते हो, और तुम्हें उसी प्रोपोर्शन में मिलाना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं, तुम्हें पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। शुगर होता है, शुगर का सिंबल ये होता है, बताओ, शुगर का सिंबल हमेशा यही होता है, इस बात का ध्यान रखना। कार्बन के 6 हैं तो कार्बन के 6 ही चलेंगे, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं तो हाइड्रोजन के 12 एटम ही चलेंगे, ऑक्सीजन के 6 एटम हैं तो ऑक्सीजन के 6 एटम ही चलेंगे। यही प्रोपोर्शन फिक्स है इसका। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करी कि भैया ऐसा कुछ चल सकता है, नहीं, मैं कहूंगा ये अब शुगर नहीं बनने वाला, ये अब कंपाउंड नहीं है, ये कुछ और बन गया है। बेशक ये शुगर तो नहीं है लेकिन कुछ और बन गया है, तो कंपाउंड के अंदर ही शुगर का तो बना नहीं। अगर तुम्हें शुगर तैयार करना है तो तुम्हें कार्बन के 6 एटम लगाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, और ये प्रोपोर्शन पहले से ही क्या चला आ रहा है, फिक्स। तो बताओ क्या ये मिक्सचर है, ये कंपाउंड है? ये कंपाउंड है। क्लियर हो रहा है ना कि किसे कंपाउंड कहते हैं और किसे मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर तो मतलब मजे वाली चीज, कुछ भी मिला दो और जितना मर्जी मिला दो, लेकिन कंपाउंड में जो भी मिलाना है सोच समझ के मिलाना है। अगर इस हाइड्रोजन की जगह तुमने यहां पर मान लो नाइट्रोजन मिला दिया, अब ये शुगर तैयार नहीं हुआ, अब ये कुछ और ही तैयार हो गया। ठीक है, तो फिक्स है सब कुछ पहले से ही, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड किससे बनता है? एलिमेंट से मिलकर। एलिमेंट जैसे कि हमारा गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, हाइड्रोजन, ग्रेफाइट, ठीक है, इस तरह से ये सारे के सारे होते हैं एलिमेंट। अभी मैं पढ़ाऊंगा एलिमेंट के बारे में, लेकिन पहले तुम एलिमेंट के बारे में एक छोटी सी लाइन लिखना। पहले तो प्योर सब्सटेंस डाल दो हेडिंग, और ब्रैकेट में लिखना टाइप्स। तो लिखो नंबर 1, फर्स्ट टाइप एलिमेंट्स। पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। तो देखो एलिमेंट का मतलब होता है ऐसा प्योर सब्सटेंस जो एक सिंगल यूनिट की बात करता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही चीज शामिल है, ज्यादा चीजें शामिल नहीं, सिर्फ एक सिंगल। फॉर एग्जांपल बताओ O3 किसका सिंबल होता है? तुम्हें मालूम होगा, कोई बात नहीं, नहीं मालूम तो ओजोन, ये ओजोन लेयर का सिंबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है? 3। देखो 3 लिखा हुआ है ना, ऑक्सीजन के 3 एटम, ये होता है ऑक्सीजन, सही मायने में ये होता है ओजोन और वो होता है ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम, लेकिन है तो ऑक्सीजन के। बताओ H2O, क्या इसमें किसी एक एलिमेंट के, क्या इसके अंदर एक एलिमेंट है या 2 एलिमेंट है? 2 है ना, ऑक्सीजन का भी है, हाइड्रोजन का भी है। क्या ये पूरा एलिमेंट माना जाएगा या कंपाउंड माना जाएगा? ये माना जाएगा कंपाउंड। जो कई सारे एलिमेंट से मिलाकर बनाया जाता है वो कंपाउंड, और अलग अलग सब्सटेंस को देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? एलिमेंट। लिखो अब एलिमेंट की डेफिनेशन। एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म, एन एलिमेंट is a basic form of matter। बोर्ड पे लिखा हुआ है मैटर। an element is a basic form of matter that cannot be broken down, that cannot be broken down, मतलब इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये प्योर है, और इसको क्या तोड़ोगे? ये तो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ये तो पहले से सिंगल सब्सटेंस में है, ठीक है, फिजिकली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, दैट कैन नॉट बी broken down into simple substances, cannot be broken down into simple substances, broken down into simple substances by chemical reaction, by
केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले जिस बंदे ने एलिमेंट के बारे में टर्म बताई थी, मतलब एलिमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी, उस बंदे का नाम लिख लो, कई बार पेपर में आ चुका है। लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, लिखो रॉबर्ट बोयल, बोयल या बोयल, रॉबर्ट बोयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, मतलब ये पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट की टर्म का इस्तेमाल करा था या ये टर्म प्रोवाइड करी थी। रॉबर्ट बोयल was the first scientist who established, या फिर ये लिखो who used the term element. Robert Boyle was the first scientist who used the term एलिमेंट, मतलब जिसने इस टर्म का इस्तेमाल करा था। Who used the term element in 1661, बोर्ड पे लिखा हुआ है in 1661। ठीक है, तो देखो अभी हम कंपाउंड पर नहीं आएंगे, कंपाउंड से पहले ध्यान रखना एलिमेंट की भी तीन फॉर्म्स होती हैं, एलिमेंट भी तीन तरह के होते हैं। ये होता है हमारा मेटल्स, एक होता है नॉन मेटल्स, और एक होता है मेटालॉइड्स। क्या होता है? एक मेटालॉइड्स। तीनों की प्रॉपर्टीज, तीनों की फिजिकल और तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज और तीनों के बारे में डीपली तो हमें चैप्टर 3 में पढ़ने को मिलेगा 10th क्लास की साइंस में। उस चैप्टर का नाम ही यही है, ध्यान से सुनना, 10th क्लास की साइंस में चैप्टर 3 का नाम ही यही है, मेटल एंड नॉन मेटल। तुम अंदाजा लगा सकते हो हमें सब कुछ पढ़ना है उसके बारे में, चैप्टर का नाम ही यही है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो वहां पर तो हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन इसका ये नहीं कि यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पर हम काफी सारी बातें पढ़ेंगे। तो पहले तो एलिमेंट का ही एक सब हेडिंग बना दो, डॉट बना के लिखो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट की भी तीन टाइप्स होते हैं। तो लिखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जैसे बोर्ड पे लिखा है वैसे लिखना। ए में लिखो मेटल्स, बी में नॉन मेटल्स और सी में मेटालॉइड्स। अब इन तीनों की कुछ खास खास प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, हमें प्रॉपर फॉर्म में तो नहीं पढ़नी क्योंकि वो तो डीपली कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है 10th में, तो अभी हमें इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं, इतना हैवी क्वेश्चन यहाँ से नहीं रहता है। ठीक है, तो ब्रॉडली लेवल पर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज है, ऐसा मुश्किल काम नहीं है समझने में।